Hello and welcome back on another video of Commerce League. Guys, आप लोगों ने इंडियन इकोनॉमी के अंदर दो रिवीजन ऑलरेडी कर लिए हैं और शॉर्ट्स में मैंने 5 क्वेश्चन डाले थे। आई होप सबने देख लिया है। वीडियो शुरू करने से पहले इतना कहूँगा कि जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया हुआ है उन लोगों को तो मजा आ रहा है, फायदा मिल रहा है। जो लोग नए हैं चैनल पर, जिन्होंने पहली बार चैनल को क्लिक किया है, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए उस पर। और आपकी पूरी प्रिपरेशन जो है उस चैनल के ऊपर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में करा रहा हूँ। दबा के वीडियो को शेयर करो अगर आपको लगता है कि ये प्रोडक्टिव है और कंट्रीब्यूटिव है। चलो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे बड़े नंबर के क्वेश्चन भी, कम से कम 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन भी पूरा बनेगा, फंसेगा। एक नंबर के क्वेश्चन नहीं फंसने वाले। तो आज की क्लास में सबका सब हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्त। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? देखिए बात समझना, दो बंदा है, ठीक है। हमें यहाँ पे सब लोग पैदा होते हैं, दुनिया में सब पैदा हो गए, ठीक है, जन्म ले लिया। जन्म लेने के समय वो हो जाता है ह्यूमन, पैदा हुआ, मनुष्य है, ह्यूमन हुआ। लेकिन उसको ह्यूमन कैपिटल बनाना है, ह्यूमन डेवलपमेंट करनी है। तो अगर कोई ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट होना चाहता है, इसका मतलब उसके पास इन चीज़ों का भंडार होगा, स्टॉक होगा। मतलब कोई भी ह्यूमन के पास अगर ये 5 चीज़ें हो जाए तो उसको कह देंगे ह्यूमन कैपिटल है, मतलब मानव पूंजी है, बंदा है, मतलब का है, इकोनॉमी का कंट्रीब्यूटर है, इकोनॉमी का एक एसेट है, लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है। स्किल, एबिलिटी, एक्सपर्टीज, एडुकेशन एंड नॉलेज। सो कोई भी ह्यूमन कैपिटल जो है वो स्टॉक होता है इन चीज़ों का। जिस भी ह्यूमन के पास स्किल है, एबिलिटी होती है, एक्सपर्टीज होती है किसी पर्टिकुलर काम को बहुत अच्छे से करने की, एजुकेशन होती है, चाहे वो एकेडमिक्स एजुकेशन हो, चाहे प्रोफेशनल एजुकेशन हो, आगे नॉलेज हो, डिफरेंट चीज़ों की नॉलेज हो, डिफरेंट फील्ड्स की नॉलेज हो, अगर वो है और इनका स्टॉक है तो ह्यूमन इज नॉट नोन एज ह्यूमन ओनली, ह्यूमन विल बी नोन एज ह्यूमन कैपिटल। अब ह्यूमन को ह्यूमन कैपिटल बनाने के लिए कम से कम 5 चीज़ों पर खर्चा करना पड़ता है। इन 5 में से 2 सबसे इंपॉर्टेंट है, इनकी डिस्कशन हम करेंगे। जो 3 बच जाते हैं उसमें माइग्रेशन है, जो रूरल और अर्बन की तरफ लोग आते हैं अपने एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। साथ ही साथ वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं होती है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, जॉब ट्रेनिंग वगैरह देके भी आप प्रोडक्टिव कर सकते हो ह्यूमन को, और एट द सेम टाइम ओवरऑल ग्रोथ भी आप उसको दे सकते हो। बट एजुकेशन और हेल्थ, सबसे पहले देखते हैं एजुकेशन क्या है। एजुकेशन में जब भी आप कोई खर्चा करते हो, एक्सपेंडिचर करते हो, तो रिसोर्सेज की तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, रिसोर्सेज की क्रिएटिवनेस बढ़ जाती है, रिसोर्सेज का अलर्टनेस बढ़ता है। रिसोर्सेज का मतलब मैं कह रहा हूँ या ह्यूमन, जब किसी मानव को एजुकेशन देते हो, ट्रेनिंग देते हो, उसको नॉलेज देते हो, तो उससे क्या होता है, वो रिसोर्सेज को यूज करने के लिए बहुत कैपेबल का हो जाता है, साउंड आदमी हो जाता है, और रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूज करना सीख जाता है, जिससे अल्टीमेटली फायदा इकोनॉमी को और ग्रोथ को मिलता ही रहता है। ठीक बात समझ में आ गई? इसके बाद हेल्थ प्राइमरी इनपुट है किसी भी डेवलपमेंट। अगर कोई भी इकोनॉमी का डेवलपमेंट उठा के देखो, किसी भी देश का, कोई भी डेवलप्ड कंट्री या डेवलपिंग कंट्रीज हो, सबसे मेन प्राइमरी आपको मिलेगा हेल्थ। जिनकी प्राइमरी हेल्थ अच्छी नहीं है, जिनका बेसिक जो प्राइमरी जो हेल्थ कहते हैं, जैसे बुखार नहीं है या नॉर्मल ब्लड कैलकुलेशन वगैरह अगर सब ठीक है, तो वो अपने काम को करते हुए कभी भी एब्स्टेन फील नहीं करेगा। वो व्यक्ति जाएगा, अच्छे तरह से अपने काम करेगा, शरीर अच्छा होगा, बंदा अच्छा होगा, तो जाके प्रोडक्टिव काम भी करके देगा और अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट करेगा। सो हेल्थ इज ऑल्सो वन ऑफ द प्राइमरी फैक्टर्स जहाँ पे गवर्नमेंट खर्चा करती है ह्यूमन को ह्यूमन कैपिटल बनाने के लिए, ठीक है। अब एजुकेशन का पढ़ने के बाद पढ़ती है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की इंपॉर्टेंस। जब कोई ह्यूमन को ह्यूमन कैपिटल बनाया जाता है तो उसे कहते हैं फॉर्मेट किया जा रहा है, मतलब मनुष्य को मनुष्य पूंजी, मानव को मानव पूंजी बनाई जा रही है। तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है, सारे के सारे एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में समझना। एजुकेशन में इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एजुकेशन फैसिलिटेट्स यूज ऑफ रिसोर्सेस। जैसे मैंने भी बताया कि जब एजुकेशन आती है तो एजुकेशन ट्रेनिंग ये प्रोडक्टिव बना देता है रिसोर्सेज को, ये इम्प्रूव कर देता है उनके स्टैंडर्ड को, इम्प्रूव कर देता है उनकी क्वालिटी को, इम्प्रूव कर देता है उनके यूज ऑफ रिसोर्सेज को। और जितने अच्छे से रिसोर्सेज यूज होगी उतने कायदे से ये डेवलपमेंटल और ग्रोथ दोनों पाथ पर अपना काम कर पाएंगे। सो फर्स्ट इज डन। सेकेंड इज कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। इट हैज बीन ऑलवेज ऑब्जर्व्ड, ये हमेशा महसूस किया जाता है बच्चों कि ज्यादातर ना जो पढ़ा लिखा आदमी होता है उसको क्योंकि पता होगा 10, 15, 20, 25 साल
मार्केट में क्या हो रहा है, पैसे कितने हैं, एसेट कितनी है, कितने एजुकेशन पे खर्च करना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए। तो वो थोड़ा सा कैबरे से फैमिली प्लानिंग करता है और सिर्फ पॉपुलेशन पे कंट्रोल करता है। जो निकल ही नहीं गया तो जो इलिटरेट होते हैं, जिनके ऊपर पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं होते, उन लोगों को ये बात का आइडिया नहीं होता, तो वो थोड़ा पॉपुलेशन के बारे में इतना सीरियसली होते, मतलब दे रहा है तो दे रहा है वाला हिसाब किताब है, ठीक है। खैर, इम्प्रूव्स क्वालिटी लाइफ। अक्सर जो एजुकेटेड आदमी होता है ना, वो हमेशा अपनी लाइफ की क्वालिटी को जरूर देख के चलता है। क्वालिटी का मतलब कि मैं कितना कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मैं कितनी अपॉर्चुनिटी उसको एनकैश कर सकता हूँ, उसका फायदा उठा सकता हूँ। और अक्सर ऐसे लोग अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर लेते हैं, रिसोर्सेज प्रोडक्टिव यूज को और स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। और जितना काम वो करेगा 2 घंटे में, इलिटरेट आदमी जो है या जो एजुकेटेड नहीं है वो 6 घंटे में करेगा। तो कोई नहीं बात है कि 2 घंटे में करेगा तो जल्दी करने का तो इफेक्टिवनेस भी आ गई, और 6 घंटे के बजाय उसको 2 घंटे के लिए रेट देना पड़ेगा, तो इससे इफिशियंसी भी आ गई, दोनों चीजें आ गई ना। चौथा, इंक्रीजेस लाइफ एक्सपेक्टेंसी। देखो, कभी भी कोई आदमी अगर एजुकेटेड है, हेल्थ फैसिलिटीज ले रहा है, तो हेल्थ फैसिलिटीज जब लेगा तो प्रिवेंटिव मेडिसिन भी लेगा, सोशल मेडिसिन भी लेगा, क्यूरेटिव मेडिसिन भी लेगा, साथ ही साथ जो सैनिटाइजेशन ड्रिंकिंग वाटर्स होती है उन पर भी सरकार खर्च कर रही होगी, जो पीने का पानी वगैरह है। अगर वो सब अच्छा होगा तो हेल्थ अच्छी होगी, और अगर हेल्थ अच्छी होगी तो लाइफ जो है वो लंबा चल पाएगी, जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे तो ज़्यादा खर्चा भी करना नहीं पड़ेगा। तो जीवन प्रत्याशा अनुपात जो हिंदी में कहते हैं ना, जो 1957 हमारी कितनी थी, 32 ईयर्स, और अब हम बढ़कर जो है लगभग 70 के आसपास पहुंच गए। तो ये क्यों हो पाया? क्योंकि हमने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की है डिफरेंट गवर्नमेंट्स ने डिफरेंट टाइम पीरियड में। इसके बाद यह है कि HCF पुअर क्यों है, मतलब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पर जितना हम सीरियसली आप डिस्कस कर रहे हैं, जितना तुमने पहले पढ़ा, जितना हम लोग गवर्नमेंट के लेवल पे भी और कम्युनिटी के लेवल पे भी जितना काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारी भारत में अनस्किल्ड लोग ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों है? तो उसके 3-4 रीज़न होते हैं। सबसे पहला, इनसफिशिएंट रिसोर्सेज, मतलब जितना ज़रूरत है ह्यूमन को ह्यूमन कैपिटल बनाने के लिए एजुकेशन पे खर्च करना, माइग्रेशन पे खर्च करना, हेल्थ पे खर्च करना, जॉब ट्रेनिंग पे खर्च करना, उतना हम कर नहीं पाते क्योंकि एडिक्वेट और प्रॉपरली हमारे पास रिसोर्सेस अवेलेबल है नहीं। चाहे पैसों की बात कर लो आप, तो रिसोर्सेज सफिशिएंट नहीं है, पहला रीज़न। दूसरा, सीरियस इलिटरेसी। अब बताओ, जिस देश में मैसिव इलिटरेसी होगी, जिस देश में ट्रेनिंग नहीं होगी, जिस देश में स्किल सेट नहीं होगा, जिस देश में कोई नॉलेज नहीं होगी पर्टिकुलर चीज़ों को लेकर, जिस देश में किसी पर्टिकुलर चीज़ को लिए लोगों के मन में एक्सपर्टीज नहीं होगी, लोग एक्सपर्ट नहीं होंगे किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए, तो वो कहाँ से एफिशिएंट हो जाएंगे? और एफिशिएंट नहीं होंगे तो सीरियस इनएफिशिएंसी के नाते भी आपकी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आती है। थर्ड है पॉपुलेशन। ये तो कोई पॉइंट याद है ना, पॉपुलेशन ग्रोथ जो एक प्रकार का बढ़। देखो, पॉपुलेशन बढ़ना प्रॉब्लम नहीं है। अगर पॉपुलेशन ट्रेंड है, पॉपुलेशन स्किल्ड है, पॉपुलेशन एडुकेटेड है, नॉलेजेबल है, तो हम कहते हैं पॉपुलेशन इज नॉट बैड, पॉपुलेशन इज नॉट समथिंग बैड। मतलब प्रॉब्लम इज कि जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उतने ट्रेंड नहीं है, स्किल्ड नहीं है, एडुकेटेड नहीं है, और इस ना तो मैसिव पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण भी अपॉर्चुनिटी जितनी चाहे क्लियर कर लो, रिसोर्सेस हमेशा कम कर ही जाता है। एंड ऑफ कोर्स पॉवर्टी। जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, जिनकी गरीबी रेखा से नीचे के रहते हैं, बेसिक नीड को पूरा करने की स्थिति में ही नहीं रहते बेचारे, बेसिक ह्यूमन लाइफ को इनको सेटिस्फाई नहीं कर पाते, तो उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हो कि बढ़िया ह्यूमन कैपिटल कैसे बनेंगे? सो दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑल्सो फॉर पुअर HCF। एजुकेशन को अगर हम थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करें तो यू विल अंडरस्टैंड एजुकेशन का बेसिक मतलब क्या होता है। एजुकेशन का मतलब है प्रोसेस। देखो, जिसके भी लेटर में TI लग जाए वर्ड ज्ञान में, दिस इज नॉन एज द प्रोसेस। सो प्रोसेस किस चीज़ का है? 2-3 चीज़ों का है। प्रोसेस ऑफ टीचिंग, टीचिंग कितनी अच्छी है, लर्निंग अगर अच्छी है तो ट्रेनिंग अगर अच्छी है। अब ये 3 चीज़ें जो प्राइमरी लेवल पे नॉलेज मिलती है, चाहे वो 10वीं तक मिले, 12वीं तक मिले, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ स्कूल की, कॉलेजेस की, इन जगहों पर जो कम्युनिटी तरह से जो आंगनबाड़ी वगैरह चलता है, वहाँ पर कितना बेसिकली इन 3 चीज़ों के बारे में सीरियसली पढ़ाया जा रहा है। अगर वो पढ़ाया जा रहा है तो दिस इज नॉन एज द एजुकेशन। अब बात कर लेते हैं कि अगर हम लोग प्राइमरी लेवल की, टेक्निकल लेवल की, चाहे मेडिकल लेवल की या फिर यूनिवर्सिटी लेवल की, जितने भी बोर्ड है भारत के अंदर, जो अलग अलग इंस्टीट्यूट बनाए भारत ने, इन सभी एजुकेशन को टारगेट करने के लिए उनमें से NCERT जो एजुकेशन रुकती है प्राइमरी पे स्कूल लेवल तक, ये है टेक्निकल लेवल पे जो AICTE बनती है, जो
बीटेक कर रहे हैं या वोकेशनल प्रोग्राम वगैरह कर रहे हैं, उन पर टारगेट है। यूजीसी जो है वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। इसका बेसिक मतलब है कि जब 12वीं के बाद बच्चों कॉलेज में जाते हैं तो यूनिवर्सिटी जो है उनको कॉलेज लेवल पे रिसर्च, मेंटेनेंस, स्टैंडर्ड, इन सब चीज़ों को बताने का, पढ़ाने का काम करती है। ICMR जो है वो इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च है। इसका मतलब यहाँ पर कि जो डॉक्टर्स बनते हैं मेडिकल फील्ड के जो है, उनका काम, उनको नॉलेज देने का, उनका एजुकेशन देने का काम ICMR का है। अब बात करते हैं कि एजुकेशन सेक्टर की ग्रोथ कितनी हुई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बहुत ग्रोथ हुई है। इसका मतलब ये कि लगभग 1950-51 से अगर अब तक की हम बात करें पिछले 70 सालों में, तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट ये हुआ कि एजुकेशन सेक्टर ग्रो हो गई। अब एजुकेशन सेक्टर ग्रो कैसे हुआ? लगभग ये मान के चलो कि 751,000 है ना, लगभग 751,000 जो है वो टीचर्स हुआ करते थे। आज की डेट में वो बढ़कर 6,051 हो चुके हैं, 6,051,000। इसका मतलब है टीचर्स की संख्या बढ़ी है, एडुकेटर्स की संख्या बढ़ी है, साथ ही साथ स्कूल की संख्या बढ़ी है। जहाँ पे 2,31,000 हुआ करते थे, आज वहाँ पे करीबन 60 लाख के आसपास का मामला है पूरे भारत में। अगर स्कूल की बात करें, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इसके अलावा आप अगर फैसिलिटीज़ में देखेंगे तो आप एक चीज़ नोटिस करते हैं कि जब एजुकेशन होती है तो एजुकेशन 3 लेवल पे होती है। उन 3 लेवल का नाम होता है एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो पे मैं अभी आऊँगा। इन तीनों को समझो पहले। जब भी एजुकेशन हमारी 8वीं क्लास तक होती है, तो आपको जैसे याद है टू एजुकेशन 2009 में जो एक्ट बना था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने क्या किया था, 14 साल मतलब 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, स्पेशली जो 8वीं क्लास तक के बच्चे उनके लिए फ्री शिक्षा की थी, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। वो किसके अंदर आया था? वो एलिमेंट्री एजुकेशन में आया था। एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब प्राइमरी लेवल की एजुकेशन। इसमें 3 लगभग स्ट्रक्चर या 3 पॉलिसीज बनाई भारत की सरकार द्वारा। पहला सर्व शिक्षा अभियान, जो बड़ा फेमस भी हुआ था, SSA करते थे। डेवलपिंग में उसको इंट्रोड्यूस किया था उस वक्त की सरकार में। उस वक्त सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, वो ने किया था, भाजपा की सरकार थी। नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स की एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए, गर्ल्स को एजुकेशन में और पार्टिसिपेट करनी चाहिए, स्पेशली रूरल एरियाज में, उनको बढ़ाने के लिए MPEG नाम का इंस्टीट्यूट बनाया गया था और अभी भी वो काम कर रहा है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो कि KGBV है, लगभग जुलाई 2004 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था भारत की सरकार के द्वारा। ठीक है, बाद में हालांकि 1 अप्रैल, इसको ऐसे ही समझो, 1 अप्रैल 2007 को सर्व शिक्षा अभियान के तहत इसको मर्ज कर दिया गया था। तो सर्व शिक्षा अभियान और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय दोनों मर्ज हो गए। तो 2007 से दोनों मिलकर काम कर रहे हैं एजुकेशन के लेवल पे, जहाँ तक एलिमेंट्री एजुकेशन की बात है। सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो चलता है 9th 10th और हायर सेकेंडरी स्कूल कहते हैं। सेकेंडरी के बाद जो पहले वाला लगता है हायर, तो सेकेंडरी एजुकेशन कौन है? 9th और 10th। हायर सेकेंडरी कौन है? वो आती है 11th और 12th। उसके लेवल पे बेसिक बच्चों को एनालिटिकल स्किल सिखानी है, एनालिटिकल सब प्रेजेंटेशन स्किल सिखानी है, कुछ क्रिएटिव कर पाए वो सब सिखाने का काम आपको सेकेंडरी एजुकेशन पे होता है। एट द सेम टाइम हायर एजुकेशन, ये UGC की बात है या SUT की बात है, ICMR की बात है, जहाँ पे बच्चा कुछ प्रोफेशनल नॉलेज या प्रोफेशनल एक्सपर्टीज हासिल कर रहा होता है और उसको इस्तेमाल करना चाहता है करियर में। कभी भी ह्यूमन को ह्यूमन कैपिटल बनाना हो तो एक बात याद रखिए कि कोई भी पीपल, मतलब ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम वर्कर टू या ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम पीपल टू वर्कर, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है कोई आदमी को वर्कर बनाना, दिस इज व्हाट एक्चुअली इकोनॉमिक्स में ह्यूमन कैपिटल का डेफिनेशन बोला जाता है। ठीक है, एक बात और बता दूं इसके साथ, इनका फुल फॉर्म वगैरह पूरे इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं, यूनिवर्सल फैक्ट्स जितने भी हैं, नेक्स्ट वीडियो में सारे कवर होने वाले हैं। तो जो बच्चे अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना चाहते हैं जरूर कीजिए, जो नहीं उनके साथ भी कीजिए, सो दैट सबका एग्जाम का प्रिपरेशन एंड टाइम पे जो हम करा रहे हैं उसका फायदा मिले। वीडियो को लाइक जरूर करो अभी के अभी। चलो, अच्छा एक बात और बतानी होगी, एजुकेशन सेक्टर में भारत में स्पेशली क्या वो कमियां रही है जिन कमियों की वजह से एजुकेशन सेक्टर ग्रो नहीं कर पाया। पहला रीजन जो रहा है, मुझे बस देखो, पहला रीजन जो रहा है वो हाई इलिटरेसी रेट रहा है। बहुत पढ़े लिखे पढ़ना लिखने का जो एबिलिटी होनी चाहिए, एबिलिटी टू रीड एंड राइट, जो लगभग उन लोग नॉर्मल वे में कहते हैं कि 14 साल तक के बच्चों को आना चाहिए, इसको लिटरेसी रेट की डेफिनेशन भी कहते हैं। अगर आप 2005 का डेटा अगर उठा के 2000 का डेटा उठा के देखो, उसमें 64% की लिटरेसी है। 2011-12 का उठा के देखोगे 74% की लिटरेसी है। तो तुमको 2011 वाला ही डेटा एग्जाम में टिक करना है, और अगर लिखने आए तो लिखना है। दूसरा, जेंडर बाइसनेस, लड़कियों का जो एनरोलमेंट कंट्रीब्यूशन है
मतलब अगर 10 लड़कियों का एडमिशन हो रहा होता तो 3 लड़कियों का एडमिशन होता है, और रूरल विलेज में तो मामला और भी खराब है, वहाँ तो और ही मामला खराब है। तीसरी बात करें तो एजुकेशन पे जितना खर्चा जीडीपी का परसेंटेज बोला गया था 1964-65 में, लगभग 6% का टारगेट लिया गया था जीडीपी का एजुकेशन पे खर्च करेंगे, और अभी होता है कितना है 3.4%। तो ये भी कहीं ना कहीं कमी है। और इसके अलावा जो जनरल एजुकेशन है, वही जो 6ठी से लेकर 12वीं तक, पहले से 12वीं तक, उन एजुकेशन पे तो खर्चा कर रही है सरकार, लेकिन जो नहीं कर रही है वो है वोकेशनल प्रोग्राम। भाई वोकेशनल प्रोग्राम होते हैं, कुछ डिफरेंट कोर्सेस होते हैं, टेक्निकल कोर्सेस होते हैं, उनके बारे में जो है थोड़ा सा अवेयरनेस सरकार की तरफ से कम है, जिसका तो एजुकेशन सेक्टर भारत में वो ग्रो नहीं कर पाए जितना होना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एजुकेशन सेक्टर हमारा बहुत ही घटिया है। मेरे को कोई विरोध नहीं है बोलने से, मैं बोल देता हूँ, एजुकेशन सेक्टर हमारा बड़ा डिफेक्टिव है। 300 साल पुराना लेके ढो रहे हैं हम लोग अपने चाइटिंग पे और कंधे पे, उसका वो फायदा नहीं है जो फायदा एजुकेशन रियल में इम्पैक्ट डाल देती है किसी भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक चीज सीखनी है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर ग्रेड में, एक से मैटर नहीं करता 6 साल का बच्चा है कि 8 साल का, 10 साल का, 12 साल का, एक पर्टिकुलर ग्रेड में, एक पर्टिकुलर क्लास में कितने शिष्य, मतलब कितने प्यूपिल एंट्री लिए, एडमिशन लिए स्कूल के अंदर, उसको हम कहते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। और इसमें से कितने बच्चे फाइनली पास करके निकल रहे हैं, उसे कहते हैं नेट एनरोलमेंट रेशियो। सो आज की क्लास में इतना ही। आज का वीडियो आप A1 कैपिटल फॉर्मेशन पे था, रिवीजन आपने कर ली होगी। लाइक करें वीडियो को, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के बेल आइकॉन को क्लिक करें, तो ताकि जल्दी से जल्दी कमेंट्स और जल्दी से जल्दी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और यहाँ का सारा वीडियो आपके एंटरटेनमेंट के लिए भी और एजुकेशन दोनों के लिए अच्छा है। एजुकेशन विद एंटरटेनमेंट इज अ वेरी की कॉम्बिनेशन। डेफिनेटली करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड दबा के शेयर करो, दबा के। मिलता हूँ कल। जय श्री राम।